नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। और मुंबई पहुंच गई है सीबीआई की टीम। एक्शन वहां पर शुरू भी हो चुका है। खबर यह है कि सीबीआई की टीम सुशांत के स्टाफ रहे नीरज को पूछताछ के लिए लेकर गई है। डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में सुशांत केस के गवाहों से पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही फोरेंसिक टीम ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। नीरज ने ही सुशांत को उस दिन जूस दिया था। और इस वक्त मुंबई से और जानकारी के साथ हमारे साथ अरविंद ओझा और दिवेश सिंह जुड़ गए हैं। दिवेश, आप जहां पर मौजूद हैं यानी बांद्रा डीसीपी का ऑफिस, वहां पर ये इंपॉर्टेंट मुलाकात चल रही है। कुछ जानकारियां आ रही हैं, क्या हो रहा है अभी मीटिंग में, और जो डॉक्यूमेंट्स हासिल करने हैं सीबीआई को, उसमें क्या अभी प्रोग्रेस हुई है? जी, आपको बता दें कि कुछ ही देर पहले सीबीआई की जो टीम है वो सीबीआई अफसर नुपुर के साथ यहां पर पहुंची है और अभी वो मुलाकात कर रहे हैं डीजीपी अभिषेक त्रिमुखे से। सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं, केस के बारे में उनसे इन्फॉर्मेशन ली जा रही है कि क्या क्या उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किए थे, किन किन लोगों से पूछताछ की थी, ये सारी चीज़ें उनसे पूछी जा रही हैं। आपको बता दें कि ये किसी भी तरीके का डीसीपी का एग्जामिनेशन नहीं है, बट ये एक हैंडओवर के लिए, जो केस हैंडओवर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर तहत कहा गया है, उस हैंडओवर के लिए ये सीबीआई के अफसर यहाँ पर डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे, जो कि मुंबई पुलिस के डीसीपी हैं बांद्रा एरिया के, वहाँ पर उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उनसे जो भी कागजात, केस से रिलेटेड जो भी कागजात, जो भी चीज़ें, इंस्ट्रूमेंट्स और स्पॉट से जो सारी चीज़ें सीज की गई हैं उनका लिस्ट ले रहे हैं। उसके बाद इन सारी चीज़ों को मंगाया जाएगा, इन सारी चीज़ों को केस डिटेल के साथ रखा जाएगा। 56 लोगों के विटनेस स्टेटमेंट्स हैं, ऑटोप्सी रिपोर्ट है, विसेरा रिपोर्ट है, केमिकल एनालिसिस और टॉक्सिकोलॉजी की रिपोर्ट है जो फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी से आई है, मोबाइल डेटा की रिपोर्ट है, इसके अलावा सीडीआर है और अन्य जो भी वस्तुएं स्पॉट पर से ली गई थी, जैसे कि जो कुर्ता मिला था जिससे सुशांत ने अपने आप को टांगा था, सुशांत के कपड़े, सुशांत के जो सुशांत ने उस वक्त पहने हुए थे, इन सारी ही चीज़ों को सीबीआई ले लेगी मुंबई पुलिस से हैंडओवर के तहत, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत, और उसके बाद अपनी छानबीन शुरू करेगी। अब ये प्राइमरी प्रोसीजर है। केस के हैंडओवर के बाद सीबीआई को जब भी कोई केस ट्रांसफर होता है, मुंबई पुलिस या जो भी लोकल पुलिस के पास वो केस रहता है, उनसे वो मुलाकात कर हैंडओवर लेते हैं सारी चीज़ों का और उसके बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया वो शुरू करते हैं। हमारे संवाददाता अरविंद ओझा भी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में, किस तरीके से लूप होल्स हैं, कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का टाइमिंग क्यों नहीं दिया गया है? इन सब चीजों को देखते हुए क्या जल्द सीबीआई की टीम सिद्धार्थ पिठानी को बुला सकती है? क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी वो शख्स है जो उस वक्त मौजूद थे जब कमरा खोला गया, उस फ्लैट में मौजूद थे जब सुशांत की मौत हुई। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आपने सही बोला। अब सीबीआई की टीम खासकर उन लोगों पर सबसे पहले नजर बनाना चाहती है, उनसे पूछताछ करना चाहती है जो उस वक्त जब सुशांत की जो बॉडी है पंखे से लटकी हुई मिली थी फ्लैट के अंदर, उस वक्त जो लोग मौजूद थे उन सबसे पहले पूछताछ करना चाहती है। और शायद यही वजह है कि हमने तस्वीरें भेजी भी हैं। गेस्ट हाउस में जो नीरज कुक है उसको लाया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। 161 सीआरपीसी के तहत उसका बयान दर्ज होगा। सीबीआई उसका बयान फिलहाल दर्ज कर रही है और बहुत मुमकिन है कि 164 यानी मजिस्ट्रेट के सामने भी उसका बयान दर्ज करे। जो इन्वेस्टिगेटर है उनको लगता है कि अगर इस मामले में कुछ फाउल प्ले है तो जो कुक है उसको पकड़कर उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, क्योंकि उसने दावा किया था कि जूस उसने ही दिया था सुशांत को। हालांकि विसरा रिपोर्ट में ये तमाम चीजें हैं वो सामने आ भी जाती हैं कि कोई शख्स अगर मरता है तो उसके कितने घंटे पहले तक उसने क्या खाया था, क्या पिया था, ये तमाम चीजें विसरा रिपोर्ट में आ जाती हैं। लेकिन उस घर के अंदर क्या हुआ था, क्या कुछ चल रहा था, वो जानकारी नीरज जिससे पूछताछ चल रही है वो सीबीआई को देगा। वो एक अहम कड़ी है इस पूरे केस में। उसके बाद फिर सिद्धार्थ पिठानी तक पहुंचेगी, क्योंकि आपको बता दूं इस पूरे केस में लगातार परिवार से लेकर सुशांत के परिवार से लेकर वकील तक सिद्धार्थ पिठानी पर सवाल उठा रहे हैं। इसलिए सिद्धार्थ पिठानी पर हाथ डालने से पहले जो उस वक्त नीरज जो मौजूद था और वो आसान
एक तरीके से कैच कह सकते हैं सीबीआई के लिए होगा, जी। इसलिए उसको बुलाया गया है गेस्ट हाउस में और उससे अब पूछताछ हो रही है। अरविंद देखिए, नीरज का आप जिक्र कर रहे हैं और नीरज ने ही जो है 14 जून की पूरी घटना के बारे में बताया भी है कि 14 जून को क्या हुआ था घर में, और इस दौरान पटना पुलिस ने भी जो पूछताछ नीरज से की थी उसका भी एक एक्सक्लूसिव वीडियो हमारे पास मौजूद है। 14 तारीख को ये जो हादसा हुआ, तो उसके पहले क्या हुआ वो हम नीरज आपसे जानना चाहते हैं कि 13 तारीख को क्या हुआ। 13 तारीख को कुछ नहीं हुआ। 13 या 12 तारीख को से मैम चली गई थी, तो मैम सबको यूँ बोल के गई थी ध्यान रखना। बाकी सर के दिमाग में पता नहीं क्या था, हमें भी नहीं पता। फिर हमारा काम क्या है, सर को खाना पीना पूछना है टाइम टू टाइम, क्या चाहिए सर क्या नहीं चाहिए, वो हमारा फ़र्ज़ है कि नहीं। बाकी हम और चीज़ नहीं पूछते कि सर किस तरह की प्रॉब्लम है, ये चीज़ हम सर से कभी बात नहीं करते, है ना। तो हमने सर से खाने पीने के लिए पूछा, जो शेफ ने उनसे पूछा सर आपने कुछ खाया भी नहीं तो खाने के लिए क्या किया जाए, 13 तारीख की बात है। तो उन्होंने बोला मुझे कुछ नहीं, मैंगो शेक खाना। तो मैं मैंगो आम नहीं थे तो मैं फटाफट गया मार्केट में, आम मैंगो लेके उन्हें मैंगो शेक बना के दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं गुड नाइट सोने जा रहा हूँ। ओके, तो सर 13 तारीख को सो गए थे। तो 14 को मॉर्निंग को 14 जून को वो 6 बजे उठे थे। उस दिन मेरा टाइम क्या था, मैं 7 बजे उठता था, फिर आधा घंटा मैं डॉगी को वॉक करा के लेके आता था। तो 6 बजे उठे थे, थोड़ा उन्होंने शायद थोड़ा वॉक किया होगा इधर उधर जैसा भी। तो फिर वो आए 8 बजे के आसपास, तो मैं उनके गेट से सफाई कर रहा था। तो सर बाहर निकले जैसे गेट से, बिल्कुल हैप्पी मूड ठीक था, इतना भी वो नहीं था, थोड़ा मतलब इतना भी सीरियस नहीं थे, इतना भी खुश नहीं थे, ठीक ठाक माइंड में। हाँ, तो सर ने मेरे को बोला नीरज मुझे ठंडा पानी ला के दो। मैंने कहा ओके सर। मैं फटाफट भागता हुआ गया, मैं ठंडा पानी लेके आया, ठंडा पानी उनको दिया। देने के बाद सर ने पानी पिया, तो जस्ट मुझे गिलास दिया। तो देने के बाद बोला सब ठीक है ना मामला नीचे। मैंने कहा हाँ सर सब कुछ ठीक है। ओके, हल्का फेस में स्माइल दिया। तो उसके बाद वो रूम पे चले गए। उसके बाद मेरा मैं नहाने धोने जो है सफाई पे करने चला गया। फिर उसके बाद 10 साढ़े 10 बजे के आसपास जो है ब्रेकफास्ट के लिए जो है खाना बनाने वाले साहब वो पूछने के लिए चले गए कि ब्रेकफास्ट और क्या लोगे आप। तो सर ने बोला मैं थोड़ा नहीं नारियल का जूस लूँगा, नारियल पानी लूँगा और थोड़ा ऑरेंज जो भी जैसा रहेगा वो मुझे जूस दे दो, और साथ में थोड़ा बनाना देना बोला। तो वो जो शेफ है वो तीनों लेके गए ट्रे में। तो सर ने गिलास जूस और जो है ट्रे ले हाँ ट्रे नहीं लिया, उन्होंने जूस लिया हाथ में और नारियल पानी लिया। बोला मैं केले बाद में लूँगा, बस ये लेके वो अंदर चले गए। वो जाने के बाद उन्होंने लॉक कर दिया। करने के बाद हम उसका हमें पता है अभी ब्रेकफास्ट में अभी ये ले लिया, अभी 1 घंटे तक 1.5 घंटे तक अभी कुछ नहीं लेंगे, वो सभी जानते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने उन्हें मतलब आधा पौना घंटे तक हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करा, हम अपने काम पे लग गए। सर ने जैसे लिया फिर हम फ्री हो गए। फिर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, जैसे उसमें नहा धो के एकदम फ्रेश हो गए। फिर किचन साहब ने बोला एक बार और मैं खाने के लिए पूछ लेता हूँ दिन का क्या प्रोग्राम है। वैसे तो लग रहा है खाएंगे नहीं, फिर भी पूछ लेते हैं। तो वो गए पूछने के लिए, तो लॉक लगा हुआ था। तो उन्होंने जैसे उस तरीके से खटका जिस तरीके से वो सो रहे हैं, तो हल्का खटखटाया। तो वो खटखटाते ही, अगर मैम होती तो खटखटाते हम खोलते नहीं है, सिर्फ सर होते तो खटखटाने के बाद हम वो खोलते हैं। हाँ, क्योंकि सर ही रहते हैं। तो उन्होंने खटखटाने के बाद जैसे खोला, अंदर खोलने के बाद तो लॉक लगा हुआ था अंदर से। तो जैसे लॉक लगा था तो उन्होंने सोचा कि सो रहे हैं वो, तो नीचे आए। तो मैंने पूछा क्या फाड़ने का क्या प्रोग्राम, कुछ पूछा। कह रहे वो अभी मॉक लगा हुआ है। तो हमने कहा तो सो रहे होंगे, अभी डिस्टर्ब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो हम अपने काम पे लग गए। फिर 15-20 मिनट बाद फिर मेरा भी ऊपर का ही राउंड बनना था। तो मैं भी एक हिसाब से जिस हिसाब से सो रहे, तो मैंने खटखटाया, हल्का आराम से खटखटाया, तब भी कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मैंने एक बार खोल के देखा, फिर भी अंदर से लॉक लगा हुआ था। हमें लगा सर सो रहे होंगे, थोड़ा सा थके से, उनको अपने को ऐसा महसूस करे जैसे थके। तो थोड़ा उस टाइम उनकी तबीयत सही सी नहीं थी। उनको क्या पता उनके मन में क्या थी, अकेला महसूस कर रहे थे या किसी से मिलने का मन नहीं कर रहा था, या उन्हें पता नहीं किस चीज़ की बातें सता रही थी, उस चीज़ की हमें पता नहीं था। वहाँ में इतना दिख रहा था सर कुछ थोड़े से टेंशन में लग रहे हैं। तो हमने कहा चलो सो रहे हैं कोई बात नहीं। फिर हम आधे घंटे बाद फिर गए, आधे घंटे बाद फिर सेब गया। फिर सिद्धार्थ और वो दीपेश ऊपर वाले रूम में 15 मिनट ही हुए थे, वो भी बैठ जाते हैं। कभी सर निकले तो उनको गुड मॉर्निंग बोलने के लिए, तो सामने वाले रूम पे बैठे हुए थे। तो उन्होंने साहब जो है उन्होंने बोला कि आप तो बात भी करते हो, पूछ लो ना सर से खाने का क्या प्रोग्राम है। फिर खाने की तैयारी करते हैं, 10 साढ़े 10 हो गया। तो उन्होंने कहा आप लोगों ने खटखटाया? हाँ हमने खटखटाया, मॉक कर रखा है। तो अच्छा कोई बात नहीं, 15 मिनट का गैप तो फिर पूछ लेंगे।
फिर 15 मिनट बाद उन लोगों ने मॉक करा, दोनों ने ट्राई करा हल्का हल्का, जिस तरीके से सो रहे हैं। तो गेट किसने खोला, मतलब मैं बता रहा हूँ, लॉक लगा हुआ था गेट, तो वो लॉक तो तोड़वाया हमने। अच्छा। हाँ, तो जैसे खटखटाया तो कोई रिप्लाई नहीं आया, तो फिर जो सिद्धार्थ ने है उनके पास सर का नंबर है, हमारे पास नहीं, उन्हीं के पास। तो सर को 2 बार उन्होंने कॉल किया, तो बेल बज रहा था, रिप्लाई नहीं आया कोई। तो रिप्लाई नहीं आया तो फिर सब ने एक बार ट्राई करा। तो ट्राई करने के बाद फिर हमने सोचा चाबी ढूंढ लेते हैं, सो ही रहे होंगे तो कोई बात नहीं, खोल के हल्का सा देख भी लेंगे, कोई बात नहीं, क्या बात है क्या बात नहीं है। कभी बाथरूम में फंस गए तो कभी लॉक तो नहीं लग गया, कुछ दिमाग में हमें, पर हमारे दिमाग में ये सिचुएशन नहीं चल रहा था कि कुछ सर गलत काम कर सकते हैं, ऐसा काम उठा। फिर हमने चाबी वाबी ढूंढा, 15-20 मिनट तक चाबी ढूंढा, हमें कोई चाबी अभी नहीं मिली, क्योंकि सर के गेट की जो जितनी भी रूम की चाबी की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, सिर्फ एक मेन गेट की उसकी चाबी एनी टाइम रहती थी, कि उन गेटों की जब से हमने कभी चाबी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फिर उसके बाद तो उन्होंने सिस्टर को फ़ोन किया, सर की जो दीदी है उनको, सिस्टर को फ़ोन किया कि मैम इतना टाइम हो गया, आधा घंटा हो गया, सर गेट नहीं खुल रहे, क्या पता आप फ़ोन कर दो, क्या पता खोल लेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, जैसे भी गेट खुलवाओ, मैं 5-10 मिनट में पहुंच रही हूँ, जैसे भी फटाफट खुलवाओ। तो उन्होंने ऐसे ही बोला होगा उनको। तो फिर हमने खटखटाया, तो हमने आवाज़ भी मारी, सर सर खोलो, क्या बात हो गई। तो सिद्धार्थ ने भी खोला, सुशांत सर बोल के आवाज़ मारी, तो मैंने भी आज मारा। तो हमें ज़्यादा आवाज़ मारते हुए थोड़ा सा डर सा लग रहा था कि सर डिस्टर्ब ना हो जाए। हमें तो यही लग रहा था कि हाँ, कि हमें तो यही लग रहा था कि सर सोए ही हैं। तो फिर उनकी सिस्टर आ गई? अभी सिस्टर नहीं आई थी, मैं बता रहा हूँ, अभी तो वो खोलने के बाद। तो ये पूरी बातचीत आपने सुनी जो नीरज ने 14 जून को क्या हुआ था उसका पूरा घटनाक्रम बताया। लेकिन इस बीच आपको हम ये भी अपडेट दे दें कि सीबीआई जो है आज वो डीसीपी बांद्रा के ऑफिस पहुंची है और डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे उनसे, यानी मुंबई पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन अब तक करा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिन बड़ी बड़ी हस्तियों से पूछताछ हुई उस पूछताछ में क्या सामने आया, इसके अलावा जो बाकी क्राइम सीन से जो भी सबूत मिले या पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन रहा उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आज सीबीआई ले रही है। लेकिन दूसरी तरफ सीन को रिक्रिएट करने की भी कोशिश की जाएगी। दिवेश हमारे साथ मौजूद है इस वक्त और साथ ही अरविंद भी जुड़े हुए हैं। दिवेश, ये बताइए कि जो टीम अभी वहां पर मौजूद है, कितना समय उनको यहाँ पर ये मुलाकात करते हुए हो गया है, और जो जो डॉक्यूमेंट्स हासिल करने हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन भी एक अहम इसमें मुद्दा रहेगा, मराठी में है डॉक्यूमेंट्स इन्वेस्टिगेशन के। जी, आपको बता दें करीब 30 मिनट होते चले हैं जब सीबीआई की टीम डीसीपी बांद्रा के ऑफिस में दाखिल हुई और डीसीपी बांद्रा से उन्होंने मुलाकात शुरू की है। इस बातचीत में वो सारी चीज़ें पता करने की कोशिश करेंगे इनफॉर्मल तरीके से, क्योंकि ये किसी भी तरीके का एग्जामिनेशन नहीं है, ये सिर्फ हैंडओवर के लिए ये मुलाकात की जा रही है डीसीपी से, जो सीबीआई के अफसर हैं उनसे। पर एक इनफॉर्मल बातचीत होगी कि क्या लग रहा है, कैसे केस में मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन अब तक हुआ है, क्या क्या एंगल्स थे जो अभी प्रोब करना बाकी था जिस पे सीबीआई ध्यान दे सकती है। तो इस बारे में पूछताछ की जा सकती है और जो भी एंगल लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन पर, करीब 7 लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन थी जिस पर मुंबई पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की थी, जिसमें जो नेपोटिज्म का एंगल था, चाहे फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का एंगल था, राइवलरी का एंगल था, बिजनेस राइवलरी का एंगल था, और अन्य जो भी एंगल्स रहे जिन लाइन पर इन्वेस्टिगेशन हुए, उन सारे ही चीज़ों को फिर से प्रोब किया जाएगा। एक फ्रेश इन्वेस्टिगेशन सीबीआई अपने तौर पर करेगी। हम फिर से बताना चाहेंगे कि ये केस जो सीबीआई ने अपने इन्वेस्टिगेट कर रही है वो के सिंह द्वारा रजिस्टर की गई पटना में एफआईआर, जिसमें रिया पर धोखाधड़ी, चीटिंग, 420 फ्रॉड और इसके अलावा एबेटमेंट टू सुसाइड, आत्महत्या करने के लिए प्रवृत्त करना और करीब 15 करोड़ ठीक का। है दिवेश, आप बने हुए हमारे साथ। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, अभी तक मुंबई पुलिस की तफ्तीश हो चुकी है, कई मामलों में अभी जारी है, ईडी अलग पूछताछ कर रही है, सीबीआई आज से पूछताछ शुरू कर चुकी है। हर एक का अपना लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है, तरीका होता है इन्वेस्टिगेशन का, कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं, कुछ बातों में मतभेद होता है। ऐसे में जो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन है वो 7 चीजों पर निर्भर है, इन 7 लाइन्स के में आगे बढ़ेगी और इनमें कुछ कॉमन पॉइंट्स भी होने हैं, लेकिन कई बड़ी चुनौतियां जो हैं वो बताइए। देखिए, कई बड़ी चुनौतियां हैं। जैसे सबसे बड़ी चुनौती है, हालांकि कैपेबल भी है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है उस क्राइम सीन पर जाना जहां सुशांत की बॉडी पंखे से लटकी मिली हुई थी। अब वो घर खाली हो चुका है,
बेड वहां से हटा दिया गया है, सब कुछ साफ हो चुका है। तो वहां पर अब किस तरीके से उसमें काफी ज्यादा फॉरेंसिक एक्सपर्ट मदद करेंगे। उसके अलावा जो कपड़े हैं और जो तमाम और जिस तरीके से लगातार खासकर सुशांत के परिवार के लोग आरोप लगा रहे थे कि बाकायदा मुंबई पुलिस के जांच पर भी सवाल उठा रहे थे, रिया पर भी और सिद्धार्थ पिठानी पर भी सवाल उठाए गए। तो क्राइम सीन पर जहां पर सुशांत की बॉडी पंखे से लटकी मिली थी, उसी क्राइम सीन पर जो लोग मौजूद थे उसमें एक शख्स सिद्धार्थ पिठानी, उस पर सवाल खड़ा कर दिया है परिवार ने। तो अब उससे भी पूछताछ सीबीआई अपने तरीके से करेगी, क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी। वहां पर अब फिलहाल तो कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट के जरिए क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ जो कपड़े, जिस कपड़े से फंदा लगाया था, उसके अलावा कमरे में बेल्ट मिला हुआ था, तो क्राइम सीन सबसे अहम हो जाता है। उसके अलावा दूसरी जो अहम चीज है वो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। डेथ का टाइम क्या है वो जानने की कोशिश करेगी। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिन डॉक्टरों ने किया है, अगर परिवार वालों का आरोप है और परिवार वाले पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर शंका कर रहे हैं, तो जो डॉक्टर है जिन्होंने पीएम किया है उससे जो सीबीआई की टीम है वो पूछताछ करेगी। सीबीआई की कई टीमें हैं जिनमें अलग अलग लाइन पर जो तमाम अफसर हैं वो पूछताछ करेंगे। और क्राइम सीन कितना इंपॉर्टेंट है नेहा, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। लेकिन अरविंद, क्राइम सीन को कॉर्डन ऑफ नहीं किया गया था, वहां पर लोग आ जा रहे थे। हमने आज तक पर वो रिपोर्ट भी दिखाई है, जिस कमरे में सुशांत ने सुसाइड किया था वहां पर अब सब कुछ साफ सुथरा हो गया है, बेडशीट हटा दी गई है, कोई सामान मौजूद नहीं है। ऐसे में एक बड़ी चुनौती है सीन को रिक्रिएट करना, क्योंकि वहां पर उस वक्त जो चीजें मौजूद थी वो इस वक्त नहीं है और पूरी तरीके से वो क्राइम सीन अब बदल चुका है। जी बिल्कुल, देखिए क्राइम सीन बदल चुका है। मैं आपको बताऊं, जो क्राइम सीन रिक्रिएट होगा कि आखिर एक शख्स उस किस परिस्थिति में और किस स्पेस में कैसे फांसी से लटक सकता है, सबसे पहले तो ये जानने की वहां पर कोशिश की जाएगी। और उसके अलावा जो जिस तरह से आपने बताया, भी जिक्र भी किया कि कॉर्डन ऑफ नहीं किया गया था। अमूमन दिल्ली और मुंबई पुलिस में से इस तरह की चूक होती नहीं है, दिल्ली में या फिर मुंबई पुलिस, लेकिन यहाँ पर कई लेवल पर ऐसा लगता है कि मुंबई पुलिस से चूक हुई है, खासकर क्राइम सीन को लेकर। कई लोग मुंबई पुलिस के अलावा उस वक्त जब ये पूरी वारदात हुई थी तो मुंबई पुलिस के अलावा कुछ बाहर के लोग भी घर के अंदर मौजूद थे। जी अरविंद, तो आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा, आपके पास मैं लौटूंगी। लेकिन विकास सिंह जो कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह के वकील हैं, उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर सवाल उठाए हैं। देखिए, फॉरेंसिक का मेरे हिसाब से इसमें बहुत अहम रोल है। जो ये पिठानी और जो वहाँ पे थे उन लोगों ने ये कहा कि उन्होंने मॉर्निंग में जूस पिया था और इसका क्या कहते हैं नारियल पानी पिया था। अब उसके पीने के तुरंत बाद उन्होंने फांसी ले ली उनके हिसाब से। तो पेट में तो होना चाहिए था ना, उसका तो रॉ होना चाहिए था। तो इसलिए क्या रिपोर्ट में आया है नहीं आया, कुछ उन्होंने रिपोर्ट में नहीं लिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं बैकअप पेपर में कुछ हो उसके बारे में। दूसरी बात कि जो निशान उनके चेहरे पे हैं, मतलब फंदा के अलावा निशान, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरी बात कि छानबीन की जाएगी उन फॉरेंसिक के डॉक्टर्स से कि टाइम ऑफ डेथ क्यों नहीं डाला उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, क्योंकि टाइम ऑफ डेथ जो है वो बड़ा क्रूशियल हो जाएगा इसमें अगर टाइम ऑफ डेथ इनका अगर निकला है कोई 10 घंटा पहले का, तो ऑब्वियसली ये जो सर्वेंट बोल रहे हैं कि जूस पीने निकले तो सब झूठ है बिल्कुल। तो इसलिए ये सब बहुत सी अहम बातें हैं जो कि फॉरेंसिक अगर अभी भी उसकी ठीक तरह से उसकी पूरी तहकीकात की जाए और उसको एक एक्सपर्ट नजरिए से देखा जाए। क्या महेश भट्ट के कहने पर रिया ने सुशांत के साथ रिश्ता तोड़ा था? रिया और महेश भट्ट की नजदीकी का सबूत आज तक के पास है। सुशांत का घर छोड़ने के बाद रिया और महेश भट्ट के बीच जो व्हाट्सएप चैट हुआ वो आज तक आपको दिखा रहा है। सुशांत के मौत की जितनी भी मिस्ट्री है वो सब सुलझाने के लिए सीबीआई मुंबई पहुंच चुकी है, मगर सीबीआई कोई बड़ा खुलासा करे उससे पहले ही आज तक के हाथ लगी है सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और फिल्म निर्माता महेश भट्ट की व्हाट्सएप चैट। इस चैट को शुरू से देखिए। तुम बच्ची हो मेरी, मेरा बच्चा, मुझे हल्का महसूस हुआ। मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन आपको लेकर मेरी भावनाएं दिल से हैं। शुक्रिया बहादुर बने रहने के लिए। किस्मत को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे मिले। यहाँ आपको ये बताना बेहद जरूरी है कि ये व्हाट्सएप चैट 8 जून की है। ये वही तारीख है
जिस दिन सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान ने खुदकुशी की थी और इसी 8 जून को रिया चक्रवर्ती ने सुशांत का घर छोड़ा था और महेश भट्ट ने रिया को बहादुर बने रहने के लिए शुक्रिया भी कहा था। घर छोड़ने के बाद रिया और महेश भट्ट के बीच आगे क्या बातचीत हुई वो सुनिए। आप सही थे। इस दिन के लिए हमारी मुलाकात हुई थी। आपके बोले हुए हर शब्द गूंजते हैं। मैं आपके निस्वार्थ प्यार को महसूस करती हूँ। हाँ। रिया और महेश भट्ट के बीच इस बातचीत से अंदाजा लगाना आसान है कि दोनों एक दूसरे से बातचीत में बहुत कंफर्ट हैं। इस बातचीत से ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि 8 जून को सुशांत का घर छोड़ने की सारी बात महेश भट्ट को मालूम थी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो चैट के अगले हिस्से से समझिए। आयशा अब आगे बढ़ गई सर, भारी मन से, सुकून के साथ। आपका पिछला कॉल आंखें खुलने वाला था। आप मेरे प्यारे हो। आप पहले भी थे और अब भी हैं। पीछे मत देखो, जो जरूरी है वो करो। तुम्हारे पिता के लिए मेरा प्यार, वो खुश होंगे। मुझे हिम्मत मिली है सर, और आपने उस दिन फोन पर जो मेरे पिता के लिए कहा, उसने मुझे उनके लिए मजबूत बनाया। वो आपको प्यार और धन्यवाद भेज रहे हैं। आप हमेशा स्पेशल हो। तुम बच्ची हो मेरी। इस पूरी बातचीत से कम यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि रिया चक्रवर्ती शायद महेश भट्ट को सुशांत से जुड़ी हर बात बता रही थी। एक और चैट से देखिए कि दोनों में कितनी नजदीकियां थी। आपने मेरे पंखों को एक बार फिर उड़ान दी, एक जिंदगी में दूसरी बार। आराम करो। शांति। हैप्पी बर्थडे। मैं हंस रही हूँ। आई लव यू मेरे बेस्ट मैन। आपको गर्व महसूस कराऊंगी। सच, जो तुमने किया उसके लिए हिम्मत है। पीछे मुड़कर मत देखना। मैं वादा करती हूँ। आई लव यू। महेश भट्ट को सांता क्रूज पुलिस ने सुशांत केस में पूछताछ के लिए बुलाया था। करीब 2 घंटे की पूछताछ में महेश भट्ट ने बताया था कि सुशांत से उनकी केवल 2 बार मुलाकात हुई है और उन्होंने सुशांत को सड़क 2 का ऑफर कभी नहीं दिया। लेकिन अब इस चैट के सामने आने के बाद बहुत संभव है कि सीबीआई भी महेश भट्ट से पूछताछ करे। साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। सुशांत मौत मामले की ही बात करेंगे, जिसमें जांच करने उतरी सीबीआई टीम एक्शन पहले ही दिन शुरू कर चुकी है। सबसे पहले सुशांत के कुक नीरज से पूछताछ की जा रही। लगभग 40 मिनट बीत चुके हैं इस पूछताछ को। नीरज से ये जानने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल उस सुबह क्या हुआ था जब सुशांत अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे। नीरज जी वो शख्स है जिसने सुशांत को आखिरी बार जूस पिलाया। कहा जा रहा है कि जूस पीने के बाद सुशांत ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और थोड़ी देर बाद उनकी आत्महत्या की खबर पुलिस को दी गई। सीबीआई की टीम के रडार पर मुंबई पुलिस के वो 2 डीसीपी भी होंगे जिन्होंने इस केस की जांच की थी। डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे से सीबीआई केस के तमाम रिपोर्ट्स और सबूत हासिल करने में लग गई है। हमारे साथ इस वक्त मुंबई से दिवेश मौजूद हैं। अरविंद ओझा भी हमारे साथ जुड़ेंगे अपडेट्स के साथ। दिवेश, अभी क्या चल रहा है वहां पर? जी, आपको बता दें कि सीबीआई की जो टीम है उनके वरिष्ठ अफसर अभी भी डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे के साथ हैं, बट जो दूसरे अफसर हैं, जो इंस्पेक्टर्स हैं टीम में, वो अभी पुलिस स्टेशन के अंदर गए हैं और इस केस के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे भूषण बेलनेकर, उनके कैबिन में अभी दाखिल हुए हैं और यहाँ के एसएचओ से भी मुलाकात कर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो हैंडओवर की प्रक्रिया है वो पुलिस स्टेशन से ही शुरू होनी है। इसी पुलिस स्टेशन में जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं वहीं पर ये इस केस की जांच चल रही थी और सीबीआई के अफसर अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो आईओ हैं इस केस के, उनसे मिल रहे हैं और बांद्रा पुलिस स्टेशन के एसएचओ से मिल रहे हैं ताकि हैंडओवर स्टार्ट किया जाए। हैंडओवर सारे डॉक्यूमेंट्स और जो भी दस्तावेज हैं इस केस से रिलेटेड वो बांद्रा पुलिस सीबीआई को हैंडओवर करे। दिवेश, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से हैंडओवर की बात कही जा रही है, तमाम सबूत हैंडओवर किए जाएंगे, जो अहम डायरी है, दस्तावेज है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के डिटेल्स हैं, जिनको ईडी भी खंगाल रही है, तमाम लोगों से पूछताछ भी इस मामले में की जा रही है। लेकिन ऐसे में कई ऐसी भी चीजें हैं जिन पर मुंबई पुलिस ने तफ्तीश नहीं भी की है, क्या उस पर भी सवाल किया जाएगा?
सीबीआई के अधिकारी दिव्येश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दिव्येश, कुछ तस्वीरें हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जिसमें मुंबई पुलिस के अफसर इस बिल्डिंग के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां पर सीबीआई के ऑफिशियल्स भी मौजूद हैं। क्या कुछ चल रहा है जहां पर, जिस जगह पर आप खड़े हुए हैं वहां, और साथ ही ये हैंडओवर क्या हो चुका है, जो दस्तावेज हैंडओवर करने की बात की जा रही थी? जी, हैंडओवर अभी जस्ट शुरू हुआ है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो तस्वीरें तब की हैं जब सीबीआई के जो अफसर हैं वो डीसीपी ऑफिस से निकले। जो जूनियर अफसर हैं टीम में वो सीबीआई के डीसीपी के दफ्तर से बाहर निकले और बगल में ही सटे हुए जहां पर बांद्रा पुलिस स्टेशन है वो बांद्रा पुलिस स्टेशन में दाखिल हो गए और वहां से एसएचओ जो हैं बांद्रा पुलिस स्टेशन के निखिल कापसे वो उन्हें अपने साथ ले गए और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भूषण बेलनेकर उनके दफ्तर में ले गए। वहां पर हैंडओवर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सारे डॉक्यूमेंट्स उन्हें दिए जाएंगे और आईओ से भी सीबीआई के अफसर पूछताछ कर सकते हैं कि किस तरीके से फोरेंसिक एनालिसिस किया गया था, स्पॉट फोरेंसिक एनालिसिस किस तरीके से किया गया था, किस तरीके से सैंपल कलेक्ट किए गए थे ऑटोप्सी के वक्त या फोरेंसिक एनालिसिस के वक्त, लैपटॉप को अगर स्कैन किया गया है तो उसमें कुछ मिला है या नहीं, मोबाइल स्कैन किए गए तो उसमें क्या मिला है, वो सारी चीज़ें आप पूछी जाएंगी। सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन सीबीआई जो है वो बांद्रा पुलिस स्टेशन से लेगी और ये एक यूजुअल प्रक्रिया है सीबीआई की। सीबीआई को जब भी कोई भी केस पूरे देश में ट्रांसफर होता है तो वो काफ़ी समय बाद होता है, कभी कभी कुछ उसमें वर्ष भी लग जाते हैं, पर सीबीआई को फिर से सारा कुछ फ्रेश शुरू करना पड़ता है, स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है, सारे स्टेटमेंट फिर से रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। जो क्राइम सीन होता है, कौन-कौन से दस्तावेज जो है वो हैंडओवर किए गए हैं? जी, हैंडओवर किए जा रहे हैं। जो सारे स्टेटमेंट्स हैं, जो 56 लोगों के स्टेटमेंट मुंबई पुलिस ने लिए थे वो हैंडओवर किए जा रहे हैं। ऑटोप्सी की रिपोर्ट हैंडओवर की जा रही है। इसके अलावा जो सीडीआर है और लैपटॉप एनालिसिस है उसकी रिपोर्ट दी जाएगी, विसेरा एनालिसिस की रिपोर्ट दी जाएगी। और इसके अलावा जो भी स्पॉट पंचनामा उस दिन 14 जून को किया गया था और उसके बाद जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम जिसने जो क्राइम सीन था उसे एनालाइज किया था उनकी क्या रिपोर्ट थी उसे भी भेजा जाएगा। बैंक के जो दस्तावेज हैं, बैंक अकाउंट्स के जो दस्तावेज हैं वो जो उन्होंने बैंक से मंगाए थे, सुशांत के अकाउंट्स के, रिया के अकाउंट्स के, वो सारे भी हैंडओवर किए जाएंगे। साथ ही दिव्येश, कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें लेकर मुंबई पुलिस पर भी उंगलियां उठ रही हैं। कहा जा रहा है कि वहां पर मुंबई पुलिस ने कई ऐसे लूज एंड्स छोड़ दिए जिन पर तफ्तीश की जानी चाहिए थी, जिसमें पोस्टमार्टम और ऑटोप्सी रिपोर्ट अहम है। इस पोस्टमार्टम और ऑटोप्सी रिपोर्ट में कई डिटेल्स मिसिंग है। इन मामले में भी क्या आज मुंबई पुलिस से सीबीआई उस डायरेक्शन में, उस दिशा में पूछ सकती है कि आखिरकार क्यों टाइमिंग नहीं लिखा गया, क्यों तमाम डिटेल्स ओवरलुक किए गए? जी, आपको बताएं कि जो ऑटोप्सी रिपोर्ट है, ऑटोप्सी रिपोर्ट में जो के सिंह के वकील हैं विकास सिंह, उन्होंने ये एलिगेशन लगाए हैं कि ऑटोप्सी रिपोर्ट में डेथ का टाइम मेंशन नहीं किया गया। उन्होंने अगर जूस पिया था तो वो जूस मिला या नहीं मिला। पर आपको बता दें, जो हम लोगों ने पहले भी ये बातें रिपोर्ट की हैं कि सुशांत के बॉडी में से, पेट में से अनार का जूस मिला था और द्रव्य मिला था और इस बारे में ऑटोप्सी की जो डिटेल्ड रिपोर्ट है उसमें मेंशन किया गया है। और डेथ का जो टाइमिंग है उसे भी 10 बजे बाद से लेके 8 घंटे तक का डेथ का टाइमिंग जो हमने फोरेंसिक के जो डॉक्टर्स थे कूपर अस्पताल के, जहां पर दिव्येश लौटेंगे आपके पास। कई अहम जानकारियां और कई डेवलपमेंट्स आज दिन भर में होने हैं क्योंकि सीबीआई अपनी जांच शुरू कर चुकी है। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में रिया चक्रवर्ती के रहस्यमय रिश्ते जो फिल्मकार महेश भट्ट के साथ बताए जा रहे हैं, उस पर आज तक को रिया और महेश भट्ट की व्हाट्सएप पर हुई बातचीत की पूरी डिटेल हासिल हुई है। आयशा, जिसे महेश भट्ट ने अपनी फिल्म जलेबी का किरदार बनाया, वो आयशा बनकर महेश भट्ट और रिया के रिश्ते में भी मौजूद थी। जब रिया और सुशांत के रिश्ते की नैया तूफान में डामाडोल हो रही थी तो महेश भट्ट पतवार बनकर रिया के साथ खड़े थे। दोनों की व्हाट्सएप बातचीत से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। आयशा अब आगे बढ़ गई है सर, भारी मन में सुकून के साथ।
आपका पिछला कॉल आंखें खोल देने वाला था। आप मेरे प्यारे हो, आप पहले भी थे और अब भी हैं। पीछे मत देखो, जो जरूरी है वो करो। तुम्हारे पिता के लिए मेरा प्यार, वो खुश होंगे। सुना आपने, आयशा यानी कि महेश भट्ट के लिए निजी जिंदगी में रिया आयशा ही थी। रियल लाइफ की आयशा को महेश भट्ट ने रचा बुना था, तो रियल लाइफ की रिया के लिए भी महेश भट्ट मददगार बनकर खड़े थे। व्हाट्सएप पर दोनों की बातचीत से पता चलता है कि जब रिया सुशांत से रिश्ते को लेकर हताश और परेशान थी, तो महेश भट्ट उन्हें हौसला दे रहे थे। तुम बच्ची हो मेरी, मेरा बच्चा। मुझे हल्का महसूस हुआ। मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन आपको लेकर मेरी भावनाएं दिल से हैं। शुक्रिया बहादुर बने रहने के लिए। किस्मत को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे मिले। इस कहानी में अब एक नया ट्विस्ट आ गया है। रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट के व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन चैट को देखते हुए यह साफ हो जाता है कि रिया चक्रवर्ती अपने रिश्ते से खुश नहीं थी और वो खुद इस रिश्ते से बाहर जाना चाहती थी। यहाँ आपको ये बताना बेहद जरूरी है कि ये व्हाट्सएप चैट 8 जून की है। ये वही तारीख है जिस दिन सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान ने खुदकुशी की थी और इसी 8 जून को रिया चक्रवर्ती ने सुशांत का घर छोड़ा था। घर छोड़ने के बाद रिया और महेश भट्ट के बीच आगे क्या बातचीत हुई वो भी सुनिए। आप सही थे, इस दिन के लिए हमारी मुलाकात हुई थी। सिर्फ फिल्म के लिए ही नहीं, बल्कि कुछ बहुत अलग था। आपके बोले हुए हर शब्द गूंजते हैं। मैं आपके निस्वार्थ प्यार को महसूस करती हूँ। इस बातचीत से साफ है कि रिया सुशांत से रिश्ते को लेकर हर बात महेश भट्ट से शेयर करती थी। सुशांत का घर छोड़ने की बात भी रिया ने महेश भट्ट को बताई थी। रिया की उलझनों, मुश्किलों को सुलझाने में महेश भट्ट पूरी मदद कर रहे थे। रिया के लिए महेश भट्ट कितने मायने रखते थे, ये इस बात से भी साफ हो जाता है। आपने मेरे पंखों को एक बार फिर उड़ान दी, एक जिंदगी में दूसरी बार। आराम करो। शांति। हैप्पी बर्थडे। मैं हंस रही हूँ। आई लव यू मेरे बेस्ट मैन। आपको गर्व महसूस कराऊंगी। सच, जो तुमने किया उसके लिए हिम्मत है। पीछे मुड़कर मत देखना। मैं वादा करती हूँ। आई लव यू। रिया के वकीलों ने जो पहले स्टेटमेंट जारी किया था, उससे ये बात साफ थी कि वो खुद तनाव में थी सुशांत की हालत को देखकर और वो घर से बाहर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन सुशांत के कहने पर, उनके इंसिस्टेंस पे वो बाहर गई। इस बातचीत से साफ है कि महेश भट्ट को रिया और सुशांत के रिश्ते में उतार चढ़ाव की पूरी जानकारी थी। शायद इसीलिए अब बहुत मुमकिन है कि महेश भट्ट को एक बार फिर से पूछताछ के लिए सीबीआई तक आना पड़े। साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। सवाल यह है कि क्या रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ा था? 8 जून को ऐसा क्या कुछ हुआ था कि रिया सुशांत का घर छोड़कर अचानक चली गई और 6 दिन बाद सुशांत की मौत की खबर आई। रिया की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि रिया ने सुशांत के कहने पर घर छोड़ा। घर छोड़ने का फैसला सुशांत की सहमति से हुआ था, लेकिन महेश भट्ट के व्हाट्सएप चैट से ऐसा लगता है जैसे रिया अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी। रिया चक्रवर्ती से इसका संबंध रहा है पहले से और वो फ्रॉड करने का काम किया। रिया चक्रवर्ती इसके अकाउंट के साथ धोखाधड़ी किया है, इसको कहीं न कहीं बरगलाने का काम किया है। रिया चक्रवर्ती की स्टेटमेंट 2 बार ली गई है, 4-5 बार उनको पुलिस स्टेशन बुलाया गया है एंड अवश्य हर एंगल से तपास इसमें की जा रही है। 8 जून को फ्लैट नंबर 601 में क्या हुआ था? 8 जून को सुशांत का घर छोड़कर क्यों गई रिया? 8 जून को मर्जी से सुशांत को छोड़कर गई रिया। 8 जून को तनातनी के बाद रिया ने छोड़ा घर। 8 जून 2020 सुशांत केस की सबसे अहम तारीख। यही वो दिन था जब दिशा सालियान ने खुदकुशी की थी और यही वो दिन भी था जब रिया चक्रवर्ती सुशांत को छोड़कर चली गई। लेकिन सवाल है क्यों? क्या सुशांत और रिया ने प्लान किया था दोनों कुछ अलग अलग रहेंगे, या खुद रिया ने रिश्ते में आई कड़वाहट की वजह से सुशांत का घर छोड़ने का फैसला लिया?
8 जून की गुत्थी को समझने के लिए पहले रिया का बयान देखिए, जो उनके वकील सतीश मान शिंदे की तरफ से जारी किया गया। सुशांत लगातार अपने परिवार को बुला रहे थे। वो मुंबई से बाहर जाने का फैसला बताना चाहते थे। कई दिनों की कॉल और फोन पर रोने के बाद सुशांत की बहन नीतू 8 जून को साथ रहने के लिए तैयार हुई। इसकी वजह से सुशांत ने रिया से थोड़ी देर के लिए अपने पेरेंट्स के साथ रहने का आग्रह किया। इस बयान को सच माना जाए तो रिया तनातनी के चलते नहीं बल्कि सुशांत के आग्रह पर थोड़े दिनों के लिए घर छोड़कर गई थी। बयान में 8 जून के वाकये का आगे भी जिक्र है, जिसमें कहा गया है, रिया एंजाइटी से परेशान थी, उसे दौरे आ रहे थे, इस वजह से सुशांत का व्यवहार भी बिगड़ रहा था। रिया खुद अपने परिवार से मिलना चाहती थी, लेकिन सुशांत को छोड़ने को लेकर वो असहज थी। 8 जून को ही रिया का थेरेपी सेशन था, वो दोपहर को जाना चाहती थी, लेकिन सुशांत ने बहन नीतू के आने से पहले चले जाने को कहा। रिया को ना चाहते हुए भी जाना पड़ा। जाते हुए वो सुशांत से कह कर गई, किसी मदद की जरूरत हो तो जरूर बताएं। यानी कि इस बयान के मुताबिक रिया खुद नहीं जाना चाहती थी, सुशांत ने उसे घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर किया। अब आप महेश भट्ट से रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप पर हुई बातचीत भी देखिए। आयशा अब आगे बढ़ गई है सर, भारी मन में सुकून के साथ। आपका पिछला कॉल आंखें खोल देने वाला था। आप मेरे प्यारे हो, आप पहले भी थे और अब भी हैं। पीछे मत देखो, जो जरूरी है वो करो। तुम्हारे पिता के लिए मेरा प्यार, वो खुश होंगे। एक तरफ रिया का अपना बयान, दूसरी तरफ महेश भट्ट से ये बातचीत, जिसमें रिश्ते तोड़कर सुकून और भारी मन से आगे बढ़ने की बात कर रही है। तो सवाल है कि 8 जून का सच क्या है? रिया और सुशांत के रिश्ते का सच क्या है? देवेश सिंह के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। रिया और महेश भट्ट की तस्वीरें सामने आने के बाद सुशांत की मौत की मिस्ट्री और उलझ गई है। सवाल रिश्तों पर उठ रहे हैं और अब जब सुशांत की मौत के फौरन बाद रिया और महेश भट्ट का व्हाट्सएप मैसेज सामने आया है तो सवाल और भी ज्यादा उठने लगे। सुशांत की मौत के बाद जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे मौत की मिस्ट्री उलझती चली गई। रोज नए सवाल। पहले शुरुआत हुई नेपोटिज्म से। 15 जून को कंगना रनौत ने एक वीडियो के जरिए कहा कि बॉलीवुड में सुशांत का कोई गॉडफादर नहीं था। कंगना ने इसे आत्महत्या नहीं बल्कि प्लान्ड मर्डर बताया। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का। रोज नए आरोपों के बीच ये तस्वीरें सामने आईं तो हंगामा मच गया। महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती की इन तस्वीरों ने सुशांत की मौत के मामले में शंकाओं और सवालों को बढ़ा दिया। सवाल उठे कि रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट के साथ कैसे रिश्ते हैं, और तो और महेश भट्ट पर तो कंगना रनौत ने गंभीर सवाल उठा दिए थे। कंगना रनौत ने महेश भट्ट पर संगीन आरोप लगाए थे, जबकि सोनू निगम ने कंगना रनौत का समर्थन किया था। कंगना रनौत ने यहां तक सवाल उठाए थे कि आखिर महेश भट्ट रिया चक्रवर्ती की काउंसलिंग क्यों कर रहे थे। एक ट्विस्ट और तब आया जब मुकेश भट्ट ने यह कहकर सनसनी मचा दी थी कि रिया चक्रवर्ती ने मुकेश भट्ट को बताया था कि सुशांत किस कदर बीमार हैं। मुकेश भट्ट ने कहा था कि सुशांत की बीमारी सुनकर मुझे परवीन बॉबी की याद आ गई थी। मुझे आशंका हुई कि कहीं सुशांत खुदकुशी न कर ले। मुकेश भट्ट ने कहा था कि उन्होंने इस बात का जिक्र महेश भट्ट से भी किया था।
हालांकि महेश भट्ट के रिश्तों को लेकर उनके करीबी हमेशा से इनकार करते रहे। मैं महेश भट्ट साहब के बारे में ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुंबई पुलिस को जो स्टेटमेंट दिया उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो किसी भी तरह इन सारी रिया और उसके रिश्ते में इन्वॉल्व नहीं थे और ना ही उन्होंने उसे ये एडवाइस दी कि वो अलग हो जाए। लेकिन मैं महेश भट्ट साहब के बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि वो इस किस्म के इंसान हैं जो हर वक्त जिसको भी ज़रूरत है वो उनके लिए वहाँ जाके खड़े हो गए हैं। जलेबी की शूटिंग के टाइम की तस्वीर है वो। अब आप पुरानी तस्वीर को नया मतलब देंगे तो वो तो फिर सेंसेशनलिज्म है। मुझे तो लगता भी नहीं कि उस वक्त वो सुशांत के साथ इन्वॉल्व थी, जहाँ तक मेरा मानना है। तो अब एक पुरानी बात है। इसके बाद मुंबई पुलिस ने सुशांत केस में पूछताछ के लिए महेश भट्ट को भी सांता क्रूज पुलिस स्टेशन बुलाया था और उनसे करीब 2 घंटे पूछताछ की थी। हालांकि तब महेश भट्ट ने मुंबई पुलिस से कहा था कि वो सुशांत से सिर्फ 2 बार मिले थे, लेकिन एक बार फिर रिया के साथ उनकी चैट सामने आने के बाद जांच की आंच तेज होना तय है। आज तक ब्यूरो। सीबीआई की टीम इस वक्त मुंबई में है। सुशांत केस की जांच शुरू है और ये भी तय मानिए कि रिया पर सीबीआई का शिकंजा कसने वाला है। सवाल ये है कि क्या रिया को गिरफ्तार भी किया जा सकता है? जवाब जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली से मुंबई पहुंची सीबीआई की हाई प्रोफाइल टीम। मुंबई में दाखिल सीबीआई अफसरों का दस्ता। आज से फुल एक्शन में सीबीआई की एसआईटी। गर्लफ्रेंड रिया पर कसेगा सीबीआई का शिकंजा। रिया पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। सुशांत केस की जांच के लिए दिल्ली से सीबीआई की हाई प्रोफाइल टीम मुंबई में दाखिल हो चुकी है। मौजूदा दौर के इस सबसे संवेदनशील और सस्पेंस से भरपूर केस में अब दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। कल शाम 7 बजने के तुरंत बाद ही दिल्ली से 5 लोगों की टीम मुंबई पहुंची, जहां उनकी अगवानी के लिए मुंबई सीबीआई के 2 लोग मौजूद थे। तो आखिरकार मुंबई एयरपोर्ट पर सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है। आप तस्वीरों में साफ यहां पर देख सकते हैं कि जो सीबीआई की जो टीम है वो मुंबई एयरपोर्ट पर यहां पर आ चुकी है और यहां से वो सीधे होटल जा सकते हैं और कल से इनका जो इन्वेस्टिगेशन है वो पूरी तरीके से शुरू हो जाएगा। ये हेड करने वाली पूरी टीम है। अब एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए तमाम दस्तावेज जो मुंबई पुलिस के पास है, जो इतने दिन से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो सारे इन्वेस्टिगेशन के पेपर जो सीबीआई पहले लेगी। सुशांत सिंह राजपूत केस में आज से सीबीआई का फुल एक्शन शुरू हो जाएगा। परत दर परत सुशांत केस की बारीकियों को परखा जाएगा, उसे खोला जाएगा। जी हां, और अब जांच की सुई घूमेगी इस केस की आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती की ओर। वही रिया चक्रवर्ती जो सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी। मुंबई में सीबीआई रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए कभी भी समन भेज सकती है। समन भेजने के बाद सवाल जवाब के बाद सीबीआई रिया को गिरफ्तार करने पर भी फैसला ले सकती है। हालांकि सीबीआई के लिए रिया की गिरफ्तारी कानूनी तौर पर आसान नहीं होगी, लेकिन कई मामलों में रिया को हथकड़ी पहनाई जा सकती है। अगर सीबीआई रिया के खिलाफ धोखाधड़ी का सबूत जुटा लेती है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर रिया के खिलाफ सुशांत की जानकारी के बगैर चोरी का मामला सामने आता है तो भी रिया गिरफ्तार हो सकती है। अगर रिया के खिलाफ सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला साबित होता है तब भी रिया को अरेस्ट किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात ये कि इस केस में रिया नामजद आरोपी है,
जिसकी कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। का नाम एफआईआर में लिखा होता है, उनके अरेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसको तुरंत आप अरेस्ट कर सकते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से अगर आज के दिन पुलिस चाहे तो जितने भी नेम्ड एक्यूज्ड है प्लस पिठानी, इमीडिएटली उनको अरेस्ट करके और उनसे कस्टोडियल इंटरोगेशन करना पड़ेगा। सुशांत केस में पिता के सिंह ने एफआईआर में रिया का नाम बतौर आरोपी सबसे आगे लिखवाया है। सुशांत और रिया के रिश्ते का रहस्य भी पूरी तरह से खुलना अभी बाकी है, लेकिन सुशांत का परिवार, सुशांत के पिता के वकील और सुशांत के कई करीबी अभी भी यही मानते हैं कि इस मौत मिस्ट्री में कहीं न कहीं रिया चक्रवर्ती का हाथ जरूर है। फिलहाल सीबीआई के सामने रिया के जवाब पर ही तय होगा कि उसके साथ आगे क्या सुलूक होगा। वो गिरफ्तार होगी या फिर हथकड़ी से उसका नाता दूर का ही रहेगा। मुंबई से सौरभ वक्तानिया, दिव्येश सिंह और दिल्ली से मुनीश चंद्र पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।